नमस्ते बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग क्लास की व्यवस्था को देखते हुए थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शंस को हल करते रहिए, लगातार हल करिए ताकि आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस साथ में कंप्लीट होते रहें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स पे काम नहीं करते हैं। यदि आप न्यूमेरिकल्स पे काम नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और चूँकि यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है सीबीएसई से मैच कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में थ्योरेटिकल पोर्शंस ज़्यादा आते भी नहीं हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शंस ही आते हैं इन चैप्टर्स से। खासकर जैसे बिलियन चैप्टर है तो आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शंस ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और देखने के साथ साथ आपको करना यह है कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो में भेज दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा। हम लोगों के पास जो टॉपिक चल रहा था वो था अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चल रहा था। हमारा जो टॉपिक था बेटा अणुसंख्य गुणधर्म का टॉपिक था। अणुसंख्य गुणधर्म बेटा हमने बता भी दिए थे कि विलयनों के ऐसे गुण जो केवल विलय के कणों की संख्या पर, कणों में हमने बताया था बेटा, बार बार मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, कणों में आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। वे अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, यानी अणुओं की संख्या भी हो सकती है और आयनों की। अगर आयनिक पदार्थ है तो हमारे पास क्या होंगे बेटा? आयन होंगे। और अगर आणविक पदार्थ है बेटा तो हमारे पास फिर क्या होंगे? आयन होंगे। जैसे सपोज करिए कि हमने चीनी को घोला है, तो चीनी के घोलने पर हमारे पास C12H22O11 के अणु होंगे। क्यों? क्योंकि ये आयनिक होने वाला पदार्थ नहीं है। और अगर हमने नमक का विलयन लिया है, NaCl का विलयन लिया है, तो फिर इसमें कणों की संख्या बेटा इस तरीके से Na+ और Cl- में ये टूट जाता है, तो इसमें कणों की संख्या 2 हो जाएगी। तो विलयनों के ऐसे गुण जो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुणों को हम अणुसंख्य गुणधर्म करते थे। उसमें हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ लिया था, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। हम लोग आज देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो आइए देख लेते हैं बेटा, हमारा जो अगला अणुसंख्य गुणधर्म है बेटा वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन दैट मीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन या उन्नयन का मतलब होता है बेटा वृद्धि। उन्नयन माने क्या होता है बेटा? वृद्धि होती है। और किस चीज में बेटा वृद्धि? क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे बेटा? क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। अब क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, पहले हम लोग ये जानते हैं, डिफिनीशन इसकी सीख लेते हैं। डिफिनीशंस में बेटा क्या है कि यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं, आपको ध्यान में रखना है बेटा कि जो पदार्थ घोलना है वो अवाष्पशील पदार्थ घोलना है। यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक यानी जो विलयन बनेगा उसका क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा होगा, जिसे क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। क्वथनांक में उन्नयन आप बेटा समझ गए होंगे। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक में होने वाली वृद्धि है। और किस प्रकार क्वथनांक में होने वाली वृद्धि है? अगर किसी विलायक में हम क्या करते हैं? अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं। देखिएगा बेटा, अगर हम कोई विलायक लेते हैं और विलायक में क्या करते हैं? कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दें, तो अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्या होता है कि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और जितना बढ़ता है वो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन है। जैसे मान लेते हैं कि हमने विलायक लिया जल, सामान्यतः हम जल का क्वथनांक कितना मानते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस।
और जब जल में हमने क्या मिला दिया, सपोज करिए हमने जल में नमक मिला दिया, तो हमारा जो बना वो क्या हुआ, विलयन हुआ। दो बातें पहले देखिए बेटा, हमने क्या बताया कि हमारे पास क्या है बेटा, जल है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब हम इसमें नमक घोल देंगे तो नमक घोल देने पर क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। और जो विलयन बनेगा उसका क्वथनांक क्या होगा, इस जल के क्वथनांक से ज्यादा होगा, जल के क्वथनांक की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा। यानी सपोज करते हैं कि इसका क्वथनांक कितना हमको मिला, 101 डिग्री सेल्सियस मिला। तो अब क्वथनांक में उन्नयन क्या है, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। जब हम अवाष्पशील पदार्थ घोलें और अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन है। यानी अगर हम इसमें क्वथनांक में उन्नयन निकालें तो बेटा क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल टी से यानी डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि क्वथनांक है तो क्वथनांक को इंग्लिश में बेटा बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, डेल्टा टी बी। क्वथनांक में उन्नयन को हमने किससे डिनोट कर लिया, डेल्टा टीबी से डिनोट कर लिया। अब हम देखेंगे कितना वृद्धि, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन है। पहले 100 था और उसके बाद कितना हो गया, 101 हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई, कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, 101 है तो 101 में 100 घटा दें, तो 101 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। और कितना क्वथनांक में उन्नयन हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हमको क्वथनांक में उन्नयन निकालना है तो क्वथनांक में उन्नयन सामान्यतः डेल टी बी बराबर किसका, टी बी फॉर विलयन और माइनस टी बी फॉर विलायक करते हैं। यानी कहने का मतलब विलयन के क्वथनांक में यदि हम विलायक का क्वथनांक घटा दें तो हमको क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको अगर बहुत और अच्छे से लिखते हैं तो हम इसको डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग अब इस पे अतिरिक्त वर्क करते हैं और सीखते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन हुआ तो कैसे हुआ। पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। हमने क्या किया था बेटा, ये हमारे पास एक कोई भी द्रव था, ये हमारा हो गया द्रव विलायक। ठीक है बेटा, और इसमें हमको क्या करना है, कोई अवाष्पशील ठोस घोल देना है। तो इस द्रव विलायक में हमने मान लिया कि कोई अवाष्पशील ठोस घोल दिया, ये हमारा हो गया विलेय। लेकिन कैसा है, अवाष्पशील है। ठीक, ये अवाष्पशील ठोस था, हमने घोल दिया। अब हमारे पास एक छोटा सा पार्ट है, उस पार्ट पर हम लोग दिमाग में, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प ज़्यादा मात्रा में बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर सरफेस पर केवल विलायक के ही अणु हैं। अगर आप बेटा इस पार्ट पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर सरफेस पर केवल द्रव विलायक के अणु ही हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसकी वेपर यानी इसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, और जब इसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। हुई कि नहीं बात, कि नहीं हुई भाई? जिसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। क्वथनांक बेटा क्या है? क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉमनली कितना होता है बेटा, 1 वायुमंडल होता है, 1 वायुमंडल दाब है। तो यहाँ का जो बाहर का प्रेशर है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 वायुमंडल हमारा होता है।
एक वायुमंडल हमारा प्रेशर होता है, तो इसकी वाष्प ज्यादा बनेगी। तो जब ज्यादा बनेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस एक वायुमंडल के दाब को ये जल्दी प्राप्त कर लेगा, तो इसका जो क्वथनांक होगा वो कम होगा। लेकिन जब हम इसमें विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो विलेय पदार्थ मिलाने पर बेटा हमारे पास कंडीशन इस तरह से हो जाएगी कि ये हो गए हमारे विलायक के अणु जो कि वाष्पशील हैं और इनके बीच बीच में विलेय के अणु जो हैं वो आ जाएंगे। तो जब विलेय के अणु बेटा इसके बीच बीच में, अब देखिए बेटा हमने क्या बताया कि जब हम इसको इसमें मिलाएंगे तो अब इन विलायक के, अभी तक क्या था कि विलायक के अणु सरफेस पर यानी सतह पर ज्यादा मात्रा में थे, ऐसी स्थिति में इनकी वाष्प ज्यादा बन रही थी। ठीक, अब हमने क्या किया कि जब इसमें हमने विलेय पदार्थ मिला दिया तो विलेय पदार्थ मिला देने पर सतह पर जो इसका सरफेस है उसकी सतह पर, विलयन की सतह पर विलेय के अणु भी विलायक के अणुओं के चारों ओर जमा हो जाते हैं। विलायक के अणुओं के चारों ओर विलेय के अणु भी जमा हो जाते हैं, जिससे विलायक के अणुओं का जो सतह का क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। और जब सतह का क्षेत्रफल बेटा कम हो जाएगा तो वाष्पन कम हो जाएगा, और जब वाष्पन कम होगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बेटा यहां पर जो लगने वाला वाष्प दाब है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको ज़्यादा ताप पर गर्म करना पड़ेगा, और जब इसको ज़्यादा ताप पर गर्म करेंगे तो ऐसी स्थिति में इसका वाष्प दाब ज़्यादा बनाने के लिए ज़्यादा ताप, तो इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ पार्ट फार्मूले देख लेते हैं, बहुत सरल से हैं। दो फार्मूले हमको देखने हैं। एक फार्मूला ये है कि अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विलेय के कणों की संख्या अर्थात मोलों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो क्वथनांक है वो बढ़ता जाएगा, और जब क्वथनांक बढ़ता जाएगा यानी क्वथनांक में उन्नयन होता जाएगा। और अब हम अगर किसी निश्चित विलायक में अगर हम 1 किलोग्राम विलायक मान लें और उसमें विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, n है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम मोललता में शो करते हैं। इस पार्ट से आप ये देख पाएंगे कि क्वथनांक में उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती हो जाएगा। तो क्वथनांक में उन्नयन को बेटा हमने किस चीज से लिखा था, डेल्टा टीबी से लिखा था। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम के हो जाएगा। एम क्या है, मोललता है। इसको हटाएंगे, इसको हटाने के लिए बेटा हम लोग एक नियतांक लगाते हैं, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, जहाँ पर के बी बराबर विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये देख लीजिए, ये क्या हो गया बेटा, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहीं से अब हम लोग एक पार्ट और देख लेते हैं। अगर हम लोग वैल्यू पुटअप कर ले मोललता की, तो मोललता बराबर विलेय का ग्राम में भार होता है। दैट मीन डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू विलेय का ग्राम में भार। तो विलेय के ग्राम में भार को हम किस में वैल्यू पुटअप करते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, आगे देखिएगा, बट्टे विलेय का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार, इनटू विलायक का भार केजी में। तो विलायक का भार हम ग्राम में रखेंगे तो W मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो गया। अब यहां से हम विलेय के मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार की गणना भी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा m इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W। हम चाहें इस फॉर्मेट को भी ऐसे लिख सकते हैं, और वो ऐसे होगा डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W। ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा। इससे आपको न्यूमेरिकल्स हल करने हैं, इससे सवाल लगाने हैं,
इससे आपको सवालों के लिए कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, आप इसको देख लेंगे। इसमें m क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी जिसको हम विलेय का अणुभार कहेंगे। Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल w विलेय का भार। ग्राम में रहेगा बेटा। कैपिटल W विलायक का भार, ये भी ग्राम में रहेगा। और डेल TB बराबर क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, यहाँ से एक बात आता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो 2 मिनट में हम लोग देख लेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, अगर मोललता को हम कितना मान लें, 1 मोल प्रति केजी मान लें। 1 मोल प्रति केजी का मतलब 1 मोल प्रति 1000 ग्राम मान लें, ठीक है ना। तो यहाँ से मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बन जाएगी। जब इसको हम 1 मोल प्रति केजी मान लेंगे तो यहाँ से 1/1000 आएगा और वो मल्टीप्लाइड में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्वथनांक में उन्नयन क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, ये बहुत सरल सी बात है और वो ये बन जाएगा बेटा 1 किलोग्राम विलायक। कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम, या हम कितना कर सकते हैं 1000 ग्राम विलायक। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में क्या करना है, किसी विद्युत अनव घट्ट का 1 मोल घोलने पर, किसी विद्युत अनव घट्ट का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाला उन्नयन उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। और मोलल उन्नयन स्थिरांक से अणुभार की गणना का फार्मूला मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। इस तरीके से बेटा आप मोलल उन्नयन स्थिरांक से कैलकुलेट करिए, सवालों को देखिए, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, तो आप इनको कैलकुलेट करिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।